जय हिंद दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बड़ा मजा आ रहा है लेक्चर करते करते। हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है। कल के लेक्चर में मतलब लास्ट प्रीवियस लेक्चर वी अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ दिखाते हैं, निगेटिव चार्ज के लिए हम अंदर की तरफ फील्ड दिखाते हैं। उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट हमने देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो इट विल आल्सो एक्सपीरियंस सम फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर पॉजिटिव होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर वो निगेटिव होगा। तो एक क्वेश्चन करते आइए। चलो, ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा है। यहाँ पे दिया है कोई पार्टिकल ना प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है बच्चों। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। इनिशियली उसको यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव क्यू का। तो हमें पूछा है कि इसका रेंज बताओ। तो मैंने ऑलरेडी दो फॉर्मूले लिख दिए हैं। ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले होते हैं। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, मतलब कितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ गिरने में लगेगा, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हॉरिजॉन्टली, उसको रेंज कहते हैं, दैट इज इट इज u cos थीटा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू द टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। तो पूछा है ना फाइंड द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे एडिशनली ग्रेविटी तो नीचे खींचे ही इस पार्टिकल को, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो अप्लाई अ डाउनवर्ड फोर्स। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जी इफेक्टिव लिख देता हूँ। जी इफेक्टिव क्यों लिख रहे हो सर आप? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको नीचे खींचेगी। ठीक है। तो ये जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं बस। एक्सक्यूज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ क्या है? इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को एफ के टर्म में लिख सकता हूं क्या? ई इंटू क्यू। ओके। एफ को हम एम ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है मतलब उसके मास का एक्सेलरेशन होता है, इसी का ही मतलब होता है। सो मैं एफ इज इक्वल टू एम ए लिख देता हूँ और ई इज एम ए इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ई क्यू बाय एम। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, सुनो बात को, बहुत जरूरी पॉइंट हमने निकाला यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस चार्ज का कितना एक्सेलरेशन कर रही है? ई क्यू अपॉन एम इतना। मतलब उसको नीचे की तरफ इतने एक्सेलरेशन से खींच रही है और साथ ही साथ ग्रेविटी भी खींच रही है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या? इफेक्टिव एक्सेलरेशन, दिस इफेक्टिव एक्सेलरेशन we can say g effective. what is g? g is acceleration, total acceleration, जो ग्रेविटी के कारण भी हो रहा है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। सो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम इस g के जगह पे g इफेक्टिव लिख देंगे। एंड व्हाट इज g इफेक्टिव? g प्लस ए। तो मेरा रेंज का फॉर्मूला देखो बड़ा आराम से बन गया। इसको मैं वही लिख देता हूँ, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी इफेक्टिव को लिखेंगे हम g प्लस ए और a की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे डाल देंगे। मैं थोड़ी जगह यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ बच्चों। सो दिस इज u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस a। क्या है? a को हम लिख देंगे वो जो यहाँ पे निकाला है, q e बाय m। ठीक है। ये स्टेप थोड़ी समझ लो। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ के टर्म में लिखा हमने एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। ठीक है। मतलब ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के थ्रू आउट द जर्नी लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। तो एफ को एम ए लिखा, वहां से इस पार्टिकल का चलते चलते कितना एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो मिल गया मुझे क्यू ई या ई क्यू अपॉन एम। और एडिशनली हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी एक एक्सेलरेशन था, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे ये जो जी इफेक्टिव था वहां पे जी प्लस ए लिखा। तो रेंज के फॉर्मूला में ये जो डिनोमिनेटर में है वो जी प्लस क्यू अपॉन एम मिला। ठीक है। क्वेश्चन समाप्त। फिर अगर अगर पूछो क्या प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू होता तो क्या करते बच्चों? पॉजिटिव चार्ज के जगह पे निगेटिव चार्ज होता तो क्या चेंज आता क्वेश्चन में?
G माइनस आता जी। हाँ जी माइनस क्यों होता, सही है, लेकिन क्यों होता जी माइनस? सर, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसलिए। हाँ, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। कहाँ देखा ये पीछे, वेयर इज दैट? ये देखो, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर पुल करना चाहेगी, और ग्रेविटी इसको नीचे पुश करना चाहेगी, या नीचे पुल करना चाहेगी ग्रेविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर पुल करना चाहेगी। और एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो यहाँ पे जी माइनस ही लिख देते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे नोट लिख देते हैं, क्योंकि अभी तो समझ में आता है, लेकिन जब हम बाद में रिवाइज करते हैं तब हम सोचते बैठते हैं। तो सोचने का टाइम रिड्यूस कर दे। कौन सा कलर? ये कलर, नोट, NOTE। दिस वाज 1 2 3 and this is 4. Note, for negative charge body, for negatively charge body, बस इतना ही पॉइंट है। जी इफेक्टिव को हम लिखेंगे G माइनस ए। दैट्स छोटा नन्ना मुन्ना सा पॉइंट। क्लियर होगा तो आगे चले। सर, हाँ बेटा बोलो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा हो सकता है? ज्यादा हो सकता है, उतनी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी हमें। बिल्कुल हो सकता है। हम चार्ज पार्टिकल को ऊपर भी खींच सकते हैं, हो सकता है ज्यादा। यस, द आंसर इज यस। सोर्स उतना पावरफुल स्ट्रांग होना चाहिए, जिस डिवाइसेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसको ऊपर उठाए। आगे चल के एक टॉपिक आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन। वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, गोल गोल घूमते रहता है, फिर ऐसे फेंकते हैं उसे जोर से, हाई स्पीड से। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, और एक क्वेश्चन सर लिखेंगे। हाँ यस बिल्कुल। सर तो इससे रेंज में क्या वेरिएशन आएगा? रेंज बढ़ेगी या कम हो जाएगी बताओ? यहाँ पे रेंज में सादिका ने पूछा है ना शायद से। हाँ सर, आपने तो बता दिया सर, यहाँ पे G प्लस QE/m हो जाएगा। तो मैथमेटिकली बताओ मुझे, ये नंबर रेंज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, इसको देखते हुए? कम हो कम हो जाएगी। कम हो हाइट जाएगी। बढ़ेगी। क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, G के साथ कुछ टर्म ऐड हो गए, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, रेंज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रेंज कम हो जाएगी मतलब ये भाई साहब पहले यहाँ पे गिरते थे, अब यहाँ गिर जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो जाएगा। तो रेंज एज वेल एज टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ विल रिड्यूस। चलो कमेंट कर ही देते हैं नीचे उसके, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ विल रिड्यूस, टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ डिक्रीजेस, या डिक्रीज्ड लिखेंगे, ठीक है, कंपेयर टू व्हेन देयर वर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। निगेटिव होता तो उसका वाइस वर्सा लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखते हैं? रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ इंक्रीजेस। आई होप तुम लोग मेरे से कनेक्टेड हो। निगेटिव चार्ज के लिए ऊपर फोर्स लगेगा, तो निगेटिव चार्ज कहाँ जाके गिरेगा? थोड़ा आगे जाके गिरेगा, यहाँ जाके गिरेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर खींच रही है ना। तो इसके लिए रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ विल इंक्रीज, इसके लिए डिक्रीज होगा कंपेयर टू व्हेन देयर वर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पूछो, और कोई पूछना चाहेगा? चलो पुढे। हल्का रिप्लाई आया, हल्का भी नहीं आया इस बार रिप्लाई। यस सर। हाँ सर। यस हाँ सर। देखो, तो और एक क्वेश्चन हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर वो लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज लिखते लिखते हम बोर हो जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन, हम छोड़ देते हैं। तो हम पहले इसकी डायग्राम निकालते हैं। ओके, इस बार क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास दिया है m। क्यों स्लो हो गया है?
ये पेज काफी हेवी हो गया, ज्यादा कलरफुल, ज्यादा डेकोरेटिव, ये फ्लावर के कारण पेज थोड़ा हेवी हो गया, कल से थोड़ा चेंज कर देंगे। ये m मास है और उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां से यहाँ जो डिस्टेंस है वो है l, ठीक है। तो हमने कहा कि यार इसको चार्ज दे दिया, इसको चार्ज नहीं होता तो हाथ से धक्का लगाना पड़ता है यार इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, इसको मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन में लाने का था, ठीक है। अगर इसके पास चार्ज नहीं होता तो हाथ से हमें फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन इसके पास अभी चार्ज क्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको वायरलेस धक्का देंगे। चलो वायरलेस धक्का कैसे दोगे, क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे, किसको बुलाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को, और दूसरा, यस नेगेटिव चार्ज को बुला सकते हैं, और किसको बुला सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ, कौन से डायरेक्शन में बुलाओ, ये डायरेक्शन में बुलाओ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ बुलाओ, ताकि ये राइट बी की की तरफ, राइट। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता तो हम यहाँ से यहाँ बुलाते, वो इधर आ जाता, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कितनी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई से दिखाएंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहो या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, तो भी मीनिंग सेम है। अच्छा अभी क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन लिखते हैं अभी, ये कंडीशन के लिए क्या क्वेश्चन पूछा है। इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, अ ब्लॉक कॉमा देके दिया है ऑफ मास m and charge plus q is released from rest on a smooth horizontal ground at point a point से उसको रिलीज कर दिया है at point a, ठीक है, at a distance l, at a distance l from a, from a there is vertical या vertical wall if collision, full stop देके, if collision of block with wall, unnecessary stretch कर दिया है क्वेश्चन को, is perfectly elastic, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्वेश्चन को छोड़ दे कि इतना बड़ा क्वेश्चन जान दो मैं नहीं सॉल्व करता, इसलिए क्वेश्चन कभी कभी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ये पीरियोडिक मोशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑफ ब्लॉक। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन express in complicated way, and if you want to explain someone express in simplified, जैसे हम इंजीनियरिंग में करते थे, कभी कभी वाइवा वगैरह होता था ना, कभी कभी ऐसे कुछ नहीं पढ़ के जाते थे, तो कुछ नहीं आता तो हम फेंकते हैं ना चीजों को, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से वहां करके, फिर एग्जामिनर भी पूछता भाई ठीक है तू जा। सो देखो क्या करना है, सोचो क्या फॉर्मूला लगेगा कि ये ब्लॉक ए से जाएगा बी को टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन करके रिबाउंड होके वापस ए पे आएगा, ठीक है, तो हमें वो टाइम निकालना है, ठीक है। ए से बी का अगर टाइम निकाल देंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे तो बी का ये टाइम निकल के आएगा, तो ए से जब वो बी जाएगा और डिस्टेंस एल है, मतलब सभी वेरिएबल के फॉर्म में आंसर है, कोई नंबर नहीं आएगा डायरेक्टली। क्या अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सोचो जरा खुद से। जो
लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, उसी प्रकार हिंट दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ए टू बी जर्नी में ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और देखो कि काइनेमेटिक्स का कौन सा अप्रोप्रिएट इक्वेशन यूज करके तुम्हें टाइम मिलेगा। देखते हैं, चलो तो कलर लिया हमने व्हाइट। भाग्यश्री, सो यहाँ पे रेस्ट है, रेस्ट पे पार्टिकल u0 होगा, राइट, उसे बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इट विल प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन, और हमें पता है कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है। तो नेक्स्ट टाइम से हम सीधा सीधा F इज इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे तो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि F इज इक्वल टू क्यू ई कहाँ से आया, राइट। ओके, क्योंकि हम आगे चले जाते हैं लेक्चर के, बहुत अंदर चले जाते हैं, फिर बच्चे पूछते सर ये कहाँ से आया, फिर एक बार बता, दिक्कत हो जाती ना फिर तब। ठीक है, चलो तो यहाँ से F को ma लिख देते हैं ना, ma इज इक्वल टू क्यू वी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी इक्वल टू क्यू ई अपॉन m, राइट। दिस इज द एक्सेलरेशन विथ विच दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स द बी और द वॉल। यहाँ पे टकरा के वापस A पे आएगा। सर वापस A पे क्यों आएगा, यहाँ पे रुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कोलिजन ऑफ द ब्लॉक विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ओके। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, ये डिस्टेंस गिवन है दैट इज L, गिवन ही है ना, क्वेश्चन में दिया है L, मतलब वो गिवन है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कहते हैं दिस वाज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इफ ब्लॉक स्ट्राइक्स द वॉल, इफ ब्लॉक स्ट्राइक्स अ वॉल आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा t का, बराबर है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही अप्रोप्रिएट इक्वेशन होगा आउट ऑफ 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। तुम ये लगाओगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा कौन सा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी v नहीं पता है हमें, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। s कितने मित्रान्वित है, l, u कितना है, u कितना है, इनिशियली रेस्ट में है ये, मतलब u कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो u को 0 पुट कर दिया, प्लस हाफ a कितना है वो बाद में पुट करते हैं, पहले यहाँ पे ए टी स्क्वायर लिख देते हैं, 2 इधर चला जाएगा, दैट विल बी 2l बाय a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो मुझे t मिल रहा है, कितना मिलेगा, वो अंडर रूट में जो कुछ होगा वो, और a की वैल्यू पुट कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो माई t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2l बाय a, यहाँ पे हूं मैं बेटा, देखो ये टी स्क्वायर को अंडर रूट में डाल दिया। अभी a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, क्यू ई अपॉन m, बस हो गया क्वेश्चन। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन a, कितना है ये क्यू ई, और m ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, और ये करते ही रहेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या करना पड़ेगा टाइम पीरियड के लिए, कोई रॉकेट साइंस करना पड़ेगा नहीं, t प्लस टी कर देंगे, सो t इज इक्वल्स टू 2t। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 बाहर, अंडर रूट में 2ml अपॉन क्यू ई। कई बार हम इसको t को, अगर 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8ml अपॉन क्यू ई। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन। देखो अभी 2-3 चीजें, तुम लोग तो यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, और किसी के माइंड में एक सवाल आया होगा कि सर ये इसके पीछे नहीं जा सकता क्या अभी। लेट्स एड्रेस द होल क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को डरना नहीं है, जितना हम बेटर विजुअलाइज कर पाएंगे क्वेश्चन को रीड करके, उतनी हमें समझ बढ़ेगी और समझ में आएगा कि क्वेश्चन में इतना कुछ दम नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेशन कितना हो रहा है वो निकाल दिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने टाइम पीरियड निकाल दिया जो कि आया अंडर रूट ऑफ 2lm अपॉन क्यू ई, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम।
ये यहाँ से बी से वापस ए भी आएगा, क्योंकि बोला है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, और परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता तो ये यहाँ जाके रुक जाता, लेकिन ये यहाँ से वापस रिबाउंड हो रहा है, तो हमने कहा कि वापस आने के लिए भी उतना टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पास वो वेलोसिटी होगी। और रिटर्न आ रहा है तब क्या होगा, देखो ये यहाँ पे आएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, या कांस्टेंट रहेगी। जब वो बी टू ए आएगा क्या होगा, जब बी टू ए आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करेगी, वापस चला जा बी की तरफ, वापस चला जा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगाएगी। चार्ज पार्टिकल जब बी से वापस ए आएगा, उसकी स्पीड कम होते जाएगी, यहाँ पे आके उसकी स्पीड वापस क्या हो जाएगी, जीरो होते जाएगी। तो जीरो हो गई स्पीड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी तू जा इधर, वापस जा, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। सो ए टू बी जा रहा है तब एक्सेलरेशन हो रहा है, और बी टू ए आ रहा है तब उसका रिटार्डेशन हो रहा है। और जब वो बी से आ रहा है रिबाउंड होके, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, और वो वेलोसिटी बी से ए तक आने के लिए घट रही है, यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी और फिर से बढ़ेगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 करेंगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना जाने में टाइम उतना आने में टाइम। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन होता तो वैसा नहीं हो पाता, सिचुएशन अलग हो जाती, हमें और कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता फिर क्वेश्चन को। 2t आया सर, ये 8 कैसे आया है? 2 को अगर हम अंडर रूट में जाएंगे तो वो 4 हो जाएगा, एंड 4 इंटू 2 इज 8। इसके अलावा कुछ सवाल होंगे तो पूछो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड। नोट श्योर। यस, चलो फिर आगे। इसके बाहर आते हैं अभी, तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन को हमने टाटा बाय बाय कर दिया, हम अभी चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के समुंदर में डूबने, सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे 2 चीजें होगी, एक होगी, पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बताने जा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी, ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिस इज दी हेडिंग, ठीक है, रफ नहीं, ये फेयर में लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो यहाँ पे। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब क्या, कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, एट सम डिस्टेंस, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, छोटू सा चार्ज है, छोटू है प्लस क्यू नॉट, ठीक है, छोटा चार्ज हम लिखते हैं क्यू नॉट, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस प्लस क्यू, ठीक है। तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर हियर कितनी होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम ए नाम देते क्या, पी नाम देते, चलो। तो मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितनी है। शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मतलब क्या है, कि ये जो भाई साहब है प्लस क्यू, बड़े भैया, ये एट अ डिस्टेंस आर मतलब पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव क्रिएट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, एफ अपॉन क्यू। कौन सा क्यू लोगे, ये वाला या ये वाला, जिसके ऊपर लग रही है वो वाला, विल टेक क्यू नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू नॉट, जिसके ऊपर फोर्स लगता है वो वाला लेते हैं हम क्यू, यहाँ जो लगाता है वो वाला नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके, तो मेरे पास एफ का फॉर्मूला है ना, इनके बीच में जो फोर्स आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है, वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना। उसका कुछ कूलम ने फॉर्मूला बताया, वो थोड़ा रिकॉल करके बताओ। आज मैंने प्रोटीन नहीं खाया, मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कोई बताए एफ का क्या फॉर्मूला है। Q1 upon R। सो यहाँ पे के क्यू इंटू क्यू नॉट लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्यू नॉट था। तो यहाँ से देखा गया कि क्यू नॉट और क्यू नॉट चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें मिल गई, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस
positive plus q charge at a point p is nothing but kq upon r square. ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड है क्या, क्यू नॉट चार्ज कितना है, नहीं, आंसर में देखो क्यू नॉट आया क्या, नहीं आया, ठीक है। सो एंड और क्या कह सकते हैं, मुझे एक बताओ, अगर मैं किसी आर पॉइंट पे यहाँ पे देखता हूँ, ये आर पॉइंट पे क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, तो क्या वो सेम होगी जितनी वो पी पे आ रही है, या कम होगी या ज्यादा होगी, क्या लगता है बच्चों? फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये पॉइंट पे जो कि पी से थोड़ा दूर है, मैं कहूंगा कि इस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले आर पॉइंट पे कंपेयर टू पी पॉइंट कम होगी, ज्यादा होगी, या इट डजेंट मैटर? कम होगी। कम होगी सर। ये कहाँ से पता चला तुम लोगों को कम होगी? आर बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए। बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. सो जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका प्रभाव भी कम होते जाएगा, ठीक है। सो अगर ये क्यू नॉट चार्ज जितना नजदीक चला जाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगा, जितना कम डिस्टेंस उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये बेसिक सी बात है, ठीक है। चलो ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। पॉइंट चार्ज का मतलब समझते हैं क्या, ये जानते हैं पहले? तो पॉइंट चार्ज का मतलब पता है क्या हमें, जिसका साइज काफी छोटा है, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई एरिया, वॉल्यूम, लेंथ वगैरह सब निग्लिजिबल है, इट्स अ पॉइंट चार्ज। लेकिन इसके अलावा भी मैं अननेसेसरी चीजें यहाँ से हटा दी, एक पार्टीशन कर देता हूँ और हम राइट साइड में चलते हैं, ठीक है, पड़ोसी के पास चलते हैं, ठीक है। तो दीवार को कूद के हुए हम पड़ोसी के पास आ गए, ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। अभी कंटिन्यूअस बॉडी हम जानते हैं, मैं तो जानता हूं, तुम लोग जानते हो कंटिन्यूअस बॉडी क्या होती है? ये जिसको कोई एरिया हो, कुछ वॉल्यूम हो, कुछ थिकनेस हो, कुछ लेंथ वो उसको हो, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस बॉडी, वो सिंगल पार्टिकल नहीं। तो अगर ऐसी कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लो ये कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, इसका शेप आगे चल के देखेंगे, स्पीयर होगा, सिलेंडर होगा, इन्फिनिट शीट होगी, रॉड होगा, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें जो हम एज इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल चॉप्टर में देखा था, वही फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले, तो ध्यान दो जरा इधर। तो ये जो कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले रहा हूं मैं, ठीक है, ढेर सारे डेरिवेशन आएंगे लेकिन डेरिवेशन को हम फिलहाल स्किप ही करेंगे, ठीक है। सो जब मुझे पूछा गया कि सर आप बताओ कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस बॉडी एट अ पॉइंट p इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p। तो प्रथम दर्शनी तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार का कुछ हमने पहले देखा है, कुछ मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है यहाँ पे और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है, कोई मुझे हेल्प करेगा? इंटीग्रेट करेंगे, यस। और एक कुछ टेक्निकल वर्ड हम यूज करते हैं, एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो छोटे से एलिमेंट के द्वारा या छोटे से एलिमेंट के कारण जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगी वो निकालेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जब हम कंटिन्यूअस बॉडी की बात करते हैं कि मान लो टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज है क्यू, टोटल बॉडी के ऊपर मिला के चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक एलिमेंटल चार्ज ले लेते हैं, लेट्स से दैट इज डी क्यू, एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एलिमेंट डी क्यू जो कि काफी छोटा सा है, इस पी के ऊपर डीई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। सो द डिस्टेंस को एक्स कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस डी क्यू एलिमेंट, उसको हम लिखेंगे के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर आया था ना, यहाँ पे के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, एक्स, और बिकॉज ऑफ दिस डी क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी होगी, ठीक है।
और कहाँ होगी, अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ पुश करेगा इसको। लेकिन हमें पूरे बॉडी के लिए चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूस बॉडी हमें चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूस बॉडी एट पॉइंट पी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये जो है के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगा जो कि शेप टू शेप वेरी करेगा। जैसे सिलेंडर के लिए यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू का सब्स्टिट्यूशन कुछ अलग होगा, स्पीयर के लिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू के लिए कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन अलग होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ अलग अलग होगी, और हमें आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, दिस इज जनरलाइज्ड इक्वेशन, दिस इज जनरलाइज्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे कितने कंटिन्यूस बॉडीज है हमारे पास, तो लगभग 4-5 शेप हैं, उनके डेरिवेशंस आएंगे कुछ, तो मैं कुछ कलर ले लेता हूँ दूसरा, कितने कंटिन्यूस बॉडी है वो देखते हैं। ठीक है, तो स्फीयर की हम बात करेंगे, सिलेंडर, रॉड की हम बात करेंगे, और फाइनाइट इनफाइनाइट शीट की हम बात करेंगे। ठीक है, और एक आधा दो शेप कोई अगर अभी तो क्लिक नहीं हो रहा है वो एक आधा दो ऐड कर लो, सो लगभग 1 2 3 4 5 5 कंटिन्यूस बॉडी के कुछ 5 शेप फॉर्मूला, 10-12 फॉर्मूला आएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी केस आएंगे ना, इनसाइड द बॉडी, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द बॉडी, जैसे ग्रेविटेशन में हमने किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो देयर विल बी लगभग 10 से 12 फॉर्मूले हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल फेज में इन सभी का जो इंटीग्रेशन है उसको हम स्किप करेंगे, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला इन सभी का फॉर्मूला क्या है वो हम समझेंगे, और जब इस टॉपिक को बेटा हम रिवाइज करेंगे ना तब हम इसके डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं ना तो टॉपिक का फ्लो टूट जाता है, बहुत सारा मैथ्स आ जाता है अननेसेसरी जो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, सो विल टेक इट अनदर वे। चल, तो हम चलते हैं अभी आगे, हम स्टार्ट करते हैं रॉड से, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड से हम स्टार्ट करते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, क्या क्या सिचुएशंस आएंगी हम उसकी बात करेंगे। सो हमने इलेक्ट्रिक, इस स्लाइड को थोड़ा समराइज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका तो एक ही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होगा, वो क्वेश्चन के थ्रू हम कर लेंगे। दूसरी चीज हमने पढ़ी, ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैथमेटिकल का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करके उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसे कितने शेप पढ़ेंगे, इतने शेप, उसमें से हम पहला शेप जानते हैं रॉड। उसके पहले कंटिन्यूस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें कुछ चार्ज डेंसिटी नामक कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे छोटा हेडिंग लगा दिया, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, मैं एक्चुअली इसको सेंटर में लिखना चाहिए, ये यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मैं लिखूंगा तुम लोगों को तुरंत क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार की कौन सी होती है। मैं पहला लिखूंगा, दूसरा तुम लोग मुझे अपने आप बताने लगोगे। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आई होप तुम लोग बता सकते हो। सेकंड क्या होता है, एरियल एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। तीसरा होता है वॉल्यूम 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 चार्ज डेंसिटी। ओके, ये 3 प्रकार तो होते हैं, लेकिन होता क्या है चार्ज डेंसिटी, जब हमारे कंटिन्यूस बॉडी आएंगी, जैसे कि रॉड हो गया, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं कंटिन्यूस बॉडीज, कंटिन्यूस बॉडीज। एक एग्जांपल लेते रॉड, दूसरा लेते हैं होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, और तीसरा फॉर एग्जांपल हम शेप लेते हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक है, रॉड कैसे दिखता है, कैसे दिखता है मतलब अच्छा दिखता है, ये रॉड है। ठीक है,
हॉलो स्फीयर ऐसे दिखता है, सॉलिड स्फीयर ऐसे दिखता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि रॉड का ज्योमेट्री क्या है, 1 डायमेंशनल है रॉड, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, कैसा है रॉड? 1 डायमेंशनल। हॉलो स्फीयर अंदर खोखला होता है या पतली शीट कहो, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर इट इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 1D समझते हो ना, 1D 2D 3D, आई होप इतना तो समझते हैं हम अभी, राइट। तो अगर रॉड को मैं चार्ज दूंगा, ठीक है, रॉड के ऊपर जब चार्ज आएगा तो वो उसके पूरे लेंथ के ऊपर फैल जाएगा ऐसा, बराबर। जब मैं हॉलो स्फीयर को चार्ज दूंगा, मतलब किसी दूसरे बॉडी के साथ इसको रब कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है, तो जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वो उसके सरफेस पे आएगा, सिर्फ ऐसे सरफेस पे आएगा, राइट। क्योंकि अंदर तो खाली है ना, खाली जगह नहीं, बिना हवा में कहाँ से चार्ज आएगा, बराबर है। तो उसके बॉडी पे सराउंडिंग में पूरा चार्ज आ गया। सॉलिड स्फीयर अंदर भी भरा हुआ है, तो जो भी चार्ज आएगा वो अंदर भी रहेगा और उसके सरफेस पे भी रहेगा, राइट। तो जब हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कौन सा वर्ड यूज किया मैंने अभी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जो फैला हुआ है, हम यही कंसिडर करके चलेंगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादातर सिलेबस में बात नहीं होगी। जो भी इसको चार्ज दिया मैंने, ले भाई चार्ज ले, तो ये चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो रॉड के केस में ये जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके अलोंग द लेंथ हुआ है। तो अलोंग द लेंथ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको बताने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्वांटिटी यूज करते हैं, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अलोंग द लाइन कितना चार्ज डेंसिटी, कितना घना है चार्ज, अलोंग द लेंथ कितना ठूस ठूस के चार्ज भरा है, ठीक है, कम है या ज्यादा है अलोंग द लेंथ चार्ज, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी से पता चलेगा, ठीक है, जिसको हम लैम्बडा से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको लैम्बडा से बताते हैं, तो बताते हैं ये लैम्बडा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे Q अपॉन L। तो जब कभी लैम्बडा वर्ड आएगा इस टॉपिक के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। जब वेव टॉपिक आएगा तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगी। सो वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए हम सेम नंबर ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए कई जगह पे सिग्मा वर्ड यूज होता है, और जब इलास्टिसिटी वाला टॉपिक देखते हैं तो सिग्मा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस को। इन दिस टॉपिक सिग्मा रिप्रेजेंट फॉर एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब जो चार्ज है Q वो कहाँ पे फैला हुआ है, थ्रू आउट द एरिया। मतलब जब हम हॉलो स्फीयर की 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम बात करेंगे, जिसके सिर्फ एरिया के ऊपर ही चार्ज फैलता है, तो वो सिग्मा से दिखाया जाएगा, दैट इज Q अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात होगी, एंड यू गॉट माय आइडिया, जिसको कभी कभी रो से दिखाते हैं, ये रो, ठीक है, जो पानी की डेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए लगाएंगे, दैट इज Q/V। इस प्रकार से हमने डिस्कशन किया था, जो टॉपिक था जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो वाला टॉपिक, ठीक है, वहां पर हमने यूज किया था। इसको एरो लगा देते हैं और हम यहाँ से फिर आगे चलते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट 1D बॉडी यू विल टॉक अबाउट लैम्बडा, 2D बॉडी के लिए हम सिग्मा, और 3D बॉडी के लिए रो या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम शेप की तरफ बढ़ते हैं। हो गया बच्चों में, चलो सर आगे। यस, हाँ बोल बेटा, मयूर सर सुन रहा हूँ। सॉलिड सॉलिड, सर सॉलिड स्फीयर में हमने ऊपर से तो उसके अंदर कैसे चार्ज डेवलप होगा, सरफेस पे होगा तो ना, होना चाहिए ना। हाँ, कंडक्टर है तो, अगर कोई कंडक्टर है तो बाहर से चार्ज देंगे, तो कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो चार्ज को कंडक्ट कर सकता है। तो जो सॉलिड स्फीयर है, मेटल स्फीयर, मेटल के अंदर चार्ज जा सकता है ना, चार्ज कैन ट्रेवल, अंदर जा सकते, वो सॉलिड मीडियम से जा सकते, तो यस चार्ज अंदर भी जा सकता है जब हम कंडक्टर की बात करेंगे। तो मेटल की वायर देखते हो ना घर पे, जो बिजली की तार रहती है उसके अंदर से ही तो जाती है ना बिजली, अंदर से जाती है, उसके सरफेस से जाती है, इसके लिए तो बाहर से कोटिंग करते हैं उससे, वो सिंपल सी बात है। और कोई, एनीवन? चलो आगे चलते हैं फिर। पहला शेप लेते हैं हम, फर्स्ट कंटिन्यूअस बॉडी का हम शेप देखते हैं, जिसको हमने नाम दिया
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहो, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड मतलब ये कौन सा शेप होगा, 1D होगा। ठीक है, थोड़ा ये टॉपिक नॉस्टैल्जिक लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स यूज किए थे। वहां पे मैं बोलता था कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली डेंस्ड रॉड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। ठीक है, चलो हम शेप निकालते हैं कि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली सर। आप एक रॉड है, दिखाने में मैं थोड़ा थिक दिखाया है ताकि हम उसको विजुअलाइज कर पाए, जिसकी लेंथ है इस रॉड की L, जिसके ऊपर चार्ज दिया गया है प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या पॉजिटिवली चार्ज रॉड हमारे पास है। ठीक है, और हमें बोला है कि यार अभी क्या करो तुम लोग कि इस रॉड को ना इनफाइनाइट बना देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत बड़ा रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है। कलर थोड़ा चेंज कर दो, हैव सम पेशेंस विथ मी। बहुत बड़ा रॉड है। ठीक है, पतला है काफी, एक सिंपल लाइन होगी, दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाया मैंने बस। और हमें पूछा है कि यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं दूर डिस्टेंस R पे, बहुत दूर नहीं है, नजदीकी है, इस पॉइंट P पे इस रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, उसका फॉर्मूला बताओ हमें। ठीक है, और उसका डायरेक्शन बताओ। ओके, तो इस सिचुएशन को थोड़ा हम वर्टिकल कर देते हैं, वो विजुअलाइजेशन में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए, बाकी कोई रीजन नहीं। इसको हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ L है वो भी हटानी पड़ेगी क्योंकि इसको इन्फाइनाइट कर दिया है। इस P को मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ और ये R यहाँ लिख दिया। ठीक है, वर्टिकल बना दिया। ऐसा रॉड है कंटिन्यू, अभी उसकी लेंथ L नहीं है, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। P डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करनी है इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल P पोजीशन पे रखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है, उसके पीछे बहुत सारा इंटीग्रेशन है, पूरा का पूरा स्किप कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक ठीक अक्षरों में लिख देता हूँ, डेरिवेशन स्किप्ड, डेरिवेशन स्किप्ड। ठीक है, फिर बाद में हमें रिमाइंडर आ जाए कि इसको डेरिवेशन किसी को इंटरेस्ट हो तो हम उसको रिवीजन लेक्चर में कर लेंगे। तो फॉर्मूला आता है सीधा, क्योंकि एट दिस स्टेज फॉर्मूला इज एसेंशियल। E is equals to 2k lambda divided by R. This is the formula when anyone asks कि electric field due to this infinite rod at this point P कितना है, तो 2k lambda upon R. What is R? इस रॉड से इस पॉइंट P का डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर रॉड यहाँ पे होगा तो यही डिस्टेंस लेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रॉड काफी बड़ा इन्फाइनाइट रॉड, कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दो तो ये डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना वहां से, रॉड से। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आ गया। लैम्डा क्या है, लैम्डा भी हम समझते हैं अभी। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज नथिंग बट जो क्यू चार्ज इस थ्रू आउट द रॉड होगा डिवाइडेड बाय वो L लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी होगी उसकी। ठीक है, इनफाइनाइट क्यों ना हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर रॉड इनफाइनाइट है तो ये लेंथ क्या लोगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक सेगमेंट दिया होगा, उसकी लेंथ L दी होगी तो लैम्डा वहां से निकल के आएगा, तो वो पूरे इनफाइनाइट रॉड के लिए भी लैम्डा की वैल्यू सेम होगी। दैट विल डील इन न्यूमेरिकल पार्ट, पहले तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मुझे दूसरी चीज जाननी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कहाँ लगेगी, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, क्या वो नीचे लगेगी, क्या वो अंदर की तरफ लगेगी, क्या वो बाहर लगेगी, क्या इधर कहाँ लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा उसको विजुअलाइज करते हैं। जब हम उसको डिराइव करते हैं ना बच्चों, तो जब हम डिराइव करते हैं तो छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूँ डेरिवेशन को, वहां से बता रहा हूँ।
अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया जिसके ऊपर चार्ज डी क्यू है, टोटल रॉड के ऊपर चार्ज कितना है क्यू, ठीक है, तो ये डी क्यू चार्ज इस पी पार्टिकल के ऊपर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई दूसरा पार्टिकल में लेता हूं, दूसरा चार्ज एलिमेंट लेता हूं, कोई दूसरा कलर दे दीजिए मुझे, ये वाला, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, डी क्यू चार्ज, वो डी क्यू चार्ज मतलब वहां का चार्ज पार्टिकल इसको कहाँ फोर्स लगाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो थ्रू आउट पूरे रॉड का, पूरे इन्फिनिट रॉड का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो नेट डायरेक्शन अगर देखोगे, तुम बस इन दोनों के कंपोनेंट्स ले लो तो तुम्हें समझ में आएगी बात। इसके दो कंपोनेंट का आगे, एक ऊपर आएगा, एक यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो ऐसे कोई भी कंपोनेंट, कोई भी हम यहाँ पे चार्ज एलिमेंट लेते हैं छोटा छोटा और उनका डायरेक्शन देखते हैं और उनके कंपोनेंट निकालते हैं, तो ये और ये कंपोनेंट कैंसिल करेगा थ्रू आउट द रॉड। जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स ना कट हो जाएंगे, तो एक ही कंपोनेंट बचेगा, जो बचेगा ये वाला, हर एक एलिमेंट का ये वाला कंपोनेंट सिर्फ बचेगा। तो जो नेट डायरेक्शन होगा बिकॉज ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड एट पॉइंट P इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर निगेटिवली चार्ज रॉड होगा, पहले तो बताओ इतना क्लियर है क्या, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको फिर से? मैंने जो बोला वो फिर से बताओ बच्चों, क्या क्लियर है तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ ये? समझा सर। क्लियर सर फिर भी एक बार शॉर्ट में समझ लो। एक तो फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन पहले मैंने स्किप किया। हेडिंग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन ड्यू टू चार्ज रॉड 1D, इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड है, एट दिस पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये आंख बंद करके फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R। रिवीजन लेक्चर में बताऊंगा ये कहाँ से आया है, ठीक है। फिर दूसरी बात की डायरेक्शन की, तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे, बाहर की तरफ, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का ये डायरेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, अगर ये निगेटिवली चार्ज होती बॉडी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इन सभी सिचुएशन को। अगर ये निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी तो फॉर्मूला तो सेम आएगा, डायरेक्शन कोई बता सकता है मुझे? रॉड की तरफ, रॉड की तरफ मतलब टुवर्ड्स द नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स द रॉड भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो कलर दे देते हैं इसको ये। अगर ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं या निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उनके डायरेक्शन बस उल्टे कर देना, क्योंकि निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अपने से दूर ढकेलती है, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ी क्लैरिटी दे दूं। तो आज का लेक्चर काफी महत्वपूर्ण था, बहुत स्लो स्पेस से, स्लो स्पीड से हमने इसे लिया। नेक्स्ट लेक्चर की स्पीड